हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता में जो प्रिलिमिनरी का चैप्टर दिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे समझने से पहले हम ये देखेंगे कि आज की वीडियो में हम समझने क्या वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्राइम का मीनिंग क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या हैं और एक क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। बट आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बीएनएस का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये आपका प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेक्शन 1, 2 और 3 ये तीनों सेक्शंस क्या कहते हैं। तो सेक्शन 1 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। इसके बाद सेक्शन 2 जो हमें किसके बारे में बताता है, डेफिनेशंस के बारे में बताता है। तो बीएनएस में हम परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में हम पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में, जो साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताता है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के पेड हिंदी नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 9639264080 पर मैसेज करके ले सकते हो और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। तो देखो, सेक्शन नंबर 1 जो है बीएनएस का, वो हमें बताता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यानी कि हमें शॉर्ट टाइटल बताता है, इसका कमेंसमेंट कब से हुआ ये बताता है और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिनियम के संक्षिप्त नाम की, यानी इसके शॉर्ट टाइटल की। तो इसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। सिंपल से इसका शॉर्ट टाइटल है। मोस्टली क्या होता है कि जो भी आप एक्ट पढ़ते हो जिसमें भी सेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें सेक्शन नंबर 1 में ही ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। ऐसा ही बीएनएस में भी दिया गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि ये उस तारीख को प्रवर्त होगा, मतलब ये बताता है कि कब से इफेक्ट में आएगा। तो इफेक्ट के बारे में ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी चीज़ तय करेगी उस तारीख से ही ये यहाँ पर इफेक्ट में आएगा। तो इसका जो यहाँ पे सबसेक्शन 2 है वो हमें इसके इफेक्ट के बारे में बता रहा है। इसके बाद जो सबसेक्शन 3 है वो हमें बता रहा है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के अंदर दोषी होगा इसी संहिता में दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो सिंपली ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न हो, ठीक, यहाँ पे इंडिया में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये इस बारे में बात कर रहा है, उन पर बीएनएस लागू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको पढ़ते हो, इस सबसेक्शन को पढ़ते हो, तो ये यही कह रहा है कि हर व्यक्ति, सबसे पहले इस बात पे गौर दीजिए कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सिटीज़न की भी बात हो रही है और नॉन सिटीज़न की भी बात हो रही है। तो सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम करेगा, कोई भी अपराध करेगा, तो उस पर बीएनएस लागू होगा और इसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। इतना कह रहा है बस सबसेक्शन 3। इसके बाद आता है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि अगर कोई क्राइम भारत के बाहर होता है, इंडिया के बाहर होता है, तो उस पर बीएनएस लागू होगी। यानी कि एक तरीके से ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, भले ही वो क्राइम सिटीजन ने किया हो या नॉन सिटीजन ने किया हो, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली यही है, जैसे ऊपर वाले में हमने पढ़ा था ना कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कोई व्यक्ति वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है सिटीज़न और नॉन सिटीज़न की, चाहे वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी हो, ठीक। अगर वो इंडिया के बाहर कोई क्राइम कर रहा है तो उस पर भी बीएनएस लागू होगा, ठीक। अगर क्राइम इंडिया के बाहर हुआ तो बीएनएस लागू होगी, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज़ को फोकस करना है। सबसेक्शन 3 इंडिया के अंदर अगर कोई क्राइम हो रहा था उस पर अप्लाई हो रहा है, और सबसेक्शन 4 किस पर अप्लाई हो रहा है, जो इंडिया के बाहर हो रहा है उसको भी जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया जा सकता है। अब इंडिया के बाहर वालों को आप कैसे पनिश करोगे बीएनएस के अकॉर्डिंग? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम, क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ के साथ हम इंटरनेशनल लॉ के आधार पर या हमने किसी ट्रिटी के बेसिस के आधार पर या एक्सट्रेडिशन जैसे प्रत्यर्पण होता है, कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध किया, इंडिया में किसी ने कोई क्राइम किया और भागकर दूसरे देश में चला गया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके आधार पर अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर भी क्राइम करे तो उस पर बीएनएस लागू हो जाएगी, इन चीज़ों के आधार पर। तो सबसेक्शन 4 इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर, ठीक। तो मैंने बताया ना कि ये जो सबसेक्शन 3 है ये भी हर व्यक्ति की बात कर रहा है और सबसेक्शन जो आपका 4 है ये भी बात कर रहा है।
अब बात करते हैं सब सेक्शन 5 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से, और एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये जो सब सेक्शन 5 है, ये कह रहा है कि इस संहिता के जो उपबंध हैं यानी बीएनएस के जो प्रोविजंस हैं वो किए गए किसी भी ऐसे अपराध पर लागू होंगे। कैसे अपराध पर लागू होंगे, यानी कि किस तरीके के अपराध की बात कर रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, इन पर ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले है इंडिया के बाहर या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के किसी सिटीजन के द्वारा किया गया है। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या किसी वायुयान पर, चाहे वो कहीं भी हो, और किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगी। ठीक, यानी कोई व्यक्ति है, उसने किसी ऐसे शिप पर, ऐसे एयरक्राफ्ट पर कोई क्राइम कर दिया जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो भी उस पर बीएनएस लागू होगी। थर्ड, इंडिया में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है, इंडिया में लोकेटेड है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि उस पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो भी, इस पर भी बीएनएस लागू होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो जुरिडिक्शन की बात हुई है वो आपका सबसेक्शन 3 बात कर रहा है, अगर इंडिया के अंदर कोई अपराध करता है। सबसेक्शन 4 बात कर रहा है जो इंडिया के बाहर क्राइम करता है, लेकिन सबसेक्शन 3 और 4 दोनों ही सिटीजन और नॉन सिटीजन की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर कोई सिटीजन क्राइम करता है इंडिया के बाहर, या रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर किया जाता है, या किसी कंप्यूटर रिसोर्स को लक्ष्य बनाकर किया जाता है, तो उन सब पर बीएनएस लागू होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जो हमें समझना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि इस धारा में जो अपराध शब्द है उसमें भारत से बाहर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो अगर इंडिया में किया गया होता तो इस संहिता में यानी कि बीएनएस में पनिशेबल होता। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ने इसलिए ज़रूरी होते हैं, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसेक्शन 6 की। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 6 जो है वो भारत सरकार की सर्विस में अगर कोई भी ऑफिसर है, कोई सेलर है, कोई सोल्जर है, या कोई एयरमैन है, ठीक है ना, कोई सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, इनके द्वारा अगर अपना काम करते हुए ये डिजर्शन कर देते हैं, मतलब अभित्यंजन कर देते हैं, उस नौकरी को अचानक से उन्होंने छोड़ दिया, या उन्होंने अचानक से विद्रोह कर दिया, है ना, या अपनी सर्विस छोड़कर अगर इनमें से कोई व्यक्ति चला जाए जो सैनिक है, नौसैनिक है या वायु सैनिक है, तो उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। ये कह रहा है सबसेक्शन 6, क्योंकि उनके खुद के अपने मार्शल लॉज होते हैं, उनके खुद के अपने स्पेशल लॉज होते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, तो इस तरह की 3 चीज़ों पर बीएनएस लागू नहीं होगी। ठीक, किस किस पर नहीं लागू होगी। एक तो देखो सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक पर, क्योंकि इनके अपने मार्शल लॉज होते हैं। दूसरा किसी स्पेशल लॉ पर, और तीसरा किसी लोकल लॉ पर, तो उन पर ये बीएनएस जो है अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन था, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्शन है, इसके सब सेक्शन है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं डेफिनेशन क्लॉज पर, जो हमें परिभाषाओं के बारे में बताता है। अब हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज यानी परिभाषाओं पर, जो दिया गया है सेक्शन नंबर 2 में। अब देखो, इसमें सबसे पहले बताया गया है, इसमें जो है क्लॉजेज हैं, इसमें सब सेक्शन नहीं है। सब सेक्शन जो है आपका 2 है, उसके क्लॉज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 1 सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एक्ट यानी कि कार्य की। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्यों की आवली का उसी प्रकार से प्रतीक है जिस तरह से एक कार्य का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि केवल एक एक्ट ही किसी कार्य के अंदर नहीं आएगा, बल्कि सीरीज ऑफ एक्ट इसके अंदर आएगा। ठीक, तो एक्ट में एक सिंगल एक्ट भी आ जाएगा और सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए, उसने बी को 1 थप्पड़ मारा या 1 से ज़्यादा मारा, है ना, 1 मारा या 1 से ज़्यादा मारा, तो वो एक सिंगल एक्ट में आ जाएगा। उसको चाहे किसी ने 1 बार एक्ट किया हो या सीरीज ऑफ एक्ट किया हो, तो एक्ट के अंदर उसको माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जीव जंतु की। जीव जंतु यानी कि एनिमल। इसमें बताया गया है कि एनिमल का मतलब मानव से भिन्न, मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उनको छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी लिविंग क्रिएचर, उसका प्रतीक है ये। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं जो आपको बहुत ही ज़्यादा रटना पड़े। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी गई है चाइल्ड की। चाइल्ड यानी कि शिशु यानी कि बच्चा, लेकिन यहाँ पे आपको एज लिमिट ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एज कितनी बताई गई है बच्चे की। यहाँ पे बताई गई है 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति। यहाँ पे 12 साल या 16 साल ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, बल्कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को यहाँ पर शिशु बताया गया है, चाइल्ड बताया गया है। नेक्स्ट है कूटकरण यानी काउंटरफीट।
अब देखो कूटकरण का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस इंटेंशन के साथ दिखाता है ताकि उससे जो उसने नकली चीज़ बनाई है उससे वो सामने वाले को प्रवंचित करे, यानी कि उसको धोखा दे सके। और ये जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज भी है और उसका इंटेंशन भी है सामने वाले को धोखा देने का। और इसी धोखा देने की वजह से कोई व्यक्ति, मान लो कोई नकली नोट बनाता है जिससे वो किसी को धोखा दे सके, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं लोग, नकली 500 का नोट बना लिया, नकली 20 का नोट बना लिया। तो इस तरीके से तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो कूटकरण के अंदर आ जाएगी, उसको यहाँ पर काउंटरफीट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन भी हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया गया है 2 चीज़ें। एक तो है कूटकरण के लिए ज़रूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, है ना। अगर थोड़ा बहुत अलग है तो वो भी आपका काउंटरफीट के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कर दे, मतलब उसके सदृश कर दे, तो उससे प्रवंचना हो सकती है। मतलब जो चीज़ उसने मान लो नकली नोट बनाया, अब वो जानता है कि इससे जो है मैं सामने वाले को धोखा दे सकता हूँ, तो ये माना जाएगा कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का उसने इस तरीके से बनाया है कि उसकी इंटेंशन उसे धोखा देने की थी। उसका साफ इंटेंशन उसका दिखाई दे रहा है कि वो सामने वाले को धोखा देना चाह रहा है और उससे प्रवंचना की जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़े, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे काउंटरफीट का मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, जो नकली चीज़ है, उसको असली जैसा इसलिए दिखाता है ताकि वो सामने वाले को धोखा देना चाह रहा है और उसकी इंटेंशन भी है और उसको नॉलेज भी है कि जो उसने बनाया है वो नकली है, तो यहाँ पर उसको कूटकरण माना जाएगा। नेक्स्ट जो है क्लॉज नंबर 5, ये हमें बताता है कोर्ट की डेफिनेशन। क्लॉज 5 में यहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन में कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं कि उस न्यायाधीश या न्यायिक निकाय का प्रतीक है ये। मतलब यहाँ पर किसको बताया गया है, न्यायालय, कोर्ट, न्यायाधीश को भी और न्यायिक निकाय को भी, मतलब जज को भी। जज है एक अकेला जज या फिर बॉडी ऑफ जजेस, दोनों यहाँ पर आते हैं कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट में सिर्फ हम एक जज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी ऑफ जजेस भी आते हैं। तो केवल एक अकेले जज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बल्कि कभी कभी जजेस की जो बेंच लगती है ना, काफ़ी सारे जजेस बैठते हैं, तो वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्लॉज 6, जो बताता है हमें डेथ के बारे में, यानी मृत्यु। तो इसमें क्या कहा गया है कि मानव की मृत्यु। अगर कहीं पे मृत्यु वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ की बात हो रही है। इसके बाद है क्लॉज नंबर 7, जो बताता है डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी, जिसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ कोई काम करता है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ मतलब गलत तरीके से फ़ायदा लेने के लिए कर रहा है या दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तो उसे हम कहेंगे कि उसने वो काम डिसऑनेस्टली किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई काम इसलिए करूं कि मुझे फ़ायदा हो जाए और सामने वाले को कुछ ना मिले, ठीक, या मिले या ना मिले, तो उसे बेईमानी से कहा जाएगा ना। या ऐसा कोई काम जिससे सामने वाले को नुकसान हो, भले ही मुझे कोई फ़ायदा ना मिले, तो वो भी बेईमानी से ही कहा जाएगा कि मैंने वो काम बेईमानी से किया है। तो सिंपली यहाँ पर यही बताया गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यहाँ पे क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट की, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए। डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़। अब यहाँ पे बताया गया है कि दस्तावेज शब्द किसी ऐसे विषय का प्रतीक है, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का प्रतीक है जो किसी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ है यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, उस पर किसी ने कुछ अक्षरों से, कुछ अंकों से, कुछ चिन्ह से, कोई चिन्ह वगैरह बना दिए या स्पष्ट रूप से वर्णित किया हो। या इसमें देखो 2 चीज़ें और हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई ऐसा करता है कि किसी पदार्थ पे कुछ लिख दिया, कुछ अंक लगा दिए, कुछ चिन्ह लगा दिया, कुछ मार्क्स वगैरह लगा दिए, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जिनको हम एविडेंस के रूप में यूज़ किया गए हों, मतलब जिनको हम एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में डाला जाएगा। तो किसी भी चीज़ पर कुछ डिस्क्राइब कर देना, कुछ एक्सप्रेस कर देना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स आते हैं और एविडेंस के रूप में वो यूज़ किया जाता है, तो वो सब क्या आएगा, वो सब आपका डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक, जैसे कोई पत्थर हो, कोई दीवार हो, पेड़ वगैरह हो, किसी ने कुछ पेड़ पे लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें। लेकिन अब इसमें देखो जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक अब डिजिटल रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो है इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट में समझ सकते हो। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, कोई ऐसा आपके पास एक कागज़ है या एक पेपर है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी के साथ किया और उसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया। बैंकर के द्वारा दिया गया चेक, इसमें बताया गया है कि ये भी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है मुख्तारनामा, मानचित्र है, रेखांक है, ठीक, और जिस लेख में कुछ डायरेक्शन वगैरह हो, तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे।
नेक्स्ट आता है क्लॉज 9 जो हमें बताता है कपटपूर्वक यानी फ्रॉडलेंटली। तो कपट करने के आशय से जब कोई व्यक्ति किसी एक्ट को करता है तो उसे हम कहेंगे कि उसने ये काम कपटपूर्वक किया है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 10 जो हमें बताता है लिंग यानी जेंडर की डेफिनेशन। ये थोड़ा इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो जेंडर है, जो लिंग है, अब उसमें देखो 3 चीज़ें शामिल हैं। एक है पुरुष, एक है महिला और दूसरा है उभयलिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर। ठीक, तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ भी पुल्लिंग शब्द है, जहाँ पे ही का यूज़ हुआ है, वहाँ पर इसका मतलब होगा मेल, ठीक, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे रेप का ऑफेंस है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब आप देखोगे कि रेप का ऑफेंस है, उसमें शुरू में ही मैन वर्ड का यूज़ हुआ है। तो वहाँ पर वो जो शब्द है ना, वह शब्द जो लिखा है उसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर ये सब यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर सिर्फ वहाँ पर वह शब्द का प्रयोग है तो फिर उसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो जेंडर की डेफिनेशन है वो आपकी थोड़ी बदल गई है क्योंकि इसमें इस बार ट्रांसजेंडर भी जोड़ दिया गया है। ठीक, पहले सिर्फ मेल और फीमेल, लेकिन अब ट्रांसजेंडर भी हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बताया गया है कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होगा, उभयलिंगी का मतलब वही होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्लॉज 11। ये हमें बताता है सद्भावपूर्वक यानी कि गुड फेथ। अब ये जो डेफिनेशन है इसको हमें सिंपली पढ़ना है, ये पहले भी ऐसी ही थी जो आपका जब आईपीसी हम पढ़ते थे और अब भी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें बताया गया है क्लॉज नंबर 11 में कि सद्भावपूर्वक का मतलब क्या है, मतलब गुड फेथ का मतलब क्या है। तो गुड फेथ का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास से की गई नहीं कही जाती है अगर वो बिना पूरी सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है यहाँ पे कि देखो जब कोई व्यक्ति किसी बात को पूरी सतर्कता के साथ करता है, पूरे ध्यान से करता है, पूरे विश्वास से करता है, ठीक है ना, कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि इसने वो काम गुड फेथ में किया है। ठीक, तो यहाँ पे वही बस सिंपली यहाँ पे वही चीज़ दी गई है, कुछ ऐसी टफ डेफिनेशंस नहीं हैं। थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, नहीं तो सारी की सारी हम आईपीसी में भी यही डेफिनेशंस पढ़ते थे। नेक्स्ट है क्लॉज 12। ये बता रहा है सरकार या गवर्नमेंट के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट में दोनों तरह की सरकारों की बात हुई है। इसमें कहा गया है कि सरकार में दोनों आ जाएंगी, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा और कोई स्टेट है तो उसकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, दोनों तरह के यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉज नंबर 13। ये हमें बताता है हार्बर के बारे में। हार्बर मीन्स संशय। संशय में इसको डिफाइन किया गया है, इसमें बताया गया है कि हार्बर के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो इसमें एक आता है आश्रय, है ना, किसी को आश्रय देना, पनाह देना, उसको भोजन देना खाने के लिए, पीने के लिए पानी देना, धन, पैसा वगैरह, कपड़े वगैरह। ठीक, इसमें और भी चीज़ें हैं। आयुध, आयुध मतलब हथियार वगैरह, गोला बारूद, वाहन के साधन देना जिससे कि व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सके, और पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता, ठीक, उसकी मदद वगैरह करना। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, हार्बर के अंदर आ जाएंगी, जिससे आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हो। तो जहाँ पर भी हार्बर वर्ड है उसका मतलब इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हैं। इसके बाद क्लॉज नंबर 14 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंजरी को डिफाइन करता है। इंजरी मीन क्षति, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे 4 तरह की इंजरी दी गई है। कोई भी व्यक्ति अगर इंजरी पहुंचाता है तो वो 4 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बॉडी, मन यानी कि माइंड, ख्याति रेपुटेशन और प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आपके बॉडी को, माइंड को, प्रॉपर्टी को या रेपुटेशन को, ठीक, नुकसान पहुँचाता है तो वो यहाँ पर क्षति की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो लॉ के अगेंस्ट हो और इलीगली हो, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर इंजरी की डेफिनेशन पहले भी थी आईपीसी में और अब बीएनएस में भी है, और बिल्कुल यही सेम डेफिनेशन आईपीसी में दी गई थी और यही डेफिनेशन आपके बीएनएस में दी गई है। तो बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आपके सामने इंजरी की डेफिनेशन आएगी बीएनएस में या किसी भी एग्जाम में अगर आती है बीएनएस से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पर इंजरी में डाली गई हैं। नेक्स्ट आता है 215 यानी कि क्लॉज नंबर 15। सेक्शन 2 ही चल रहा है और क्लॉज चल रहे हैं। क्लॉज आपको ध्यान रखना है किस क्लॉज में क्या दिया हुआ है। अवैध या करने के लिए वैध रूप से आबद्ध यानी कि इलीगल
या लीगली बाउंड टू। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसमें बताया गया है कि अवैध का मतलब तो होता है, यानी इलीगल आप किसे कहोगे, इलीगल हम कहेंगे जो क्राइम हो, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, मतलब जो लॉ के द्वारा मना किया गया हो, और सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो, ठीक, ताकि सिविल प्रोसीडिंग्स चलाए जा सकें उसके लिए ग्राउंड्स देता हो। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं अवैध। और लीगली बाउंड टू का मतलब क्या हुआ, वैध रूप से आबद्ध कोई व्यक्ति कब कहा जाता है, जब किसी काम का लोप करना, किसी भी चीज़ का लोप करना, किसी भी चीज़ का ओमिशन करना उसके लिए अवैध हो, उसके लिए इलीगल हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो ए एक पुलिस ऑफिसर है, ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि वो बी को अरेस्ट करे। अब ए क्या करता है, जो लीगली बाउंड है बी को अरेस्ट करने के लिए, कानूनी रूप से वो आबद्ध है कि वो बी को अरेस्ट करे, लेकिन वो ड्यूटी पूरी नहीं करता, वो बी को अरेस्ट ही नहीं करता। तो ए का जो एक्ट है वो ऑफेंस में आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी निभाने में लोप किया है। लोप मतलब ओमिशन कर दिया, उसे ड्यूटी निभानी थी बी को अरेस्ट करके, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर वो लीगली बाउंड था उसको अरेस्ट करने के लिए, उसने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए वो यहाँ पर एक क्या करता है, एक ऑफेंस करता है। कौन, ए। तो सिंपली यहाँ पर इसका मतलब ये है। इसके बाद आता है न्यायाधीश, यानी कि क्लॉज 16 जो है वो हमारा न्यायाधीश को परिभाषित करता है, जज को। तो इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश में कौन आ जाएगा। तो देखो न्यायाधीश में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित हो, यानी जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया हो, या जो लॉ के द्वारा फाइनल जजमेंट देने के लिए एम्पावर किया गया हो, उसको सशक्त किया गया हो। अब वो कानूनी कार्रवाई कैसी भी हो सकती है, ठीक, सिविल हो चाहे दांडिक हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब चाहे वो सिविल केस में अपना जजमेंट दे रहा हो, चाहे क्रिमिनल केस में अपना जजमेंट दे रहा हो, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसमें अगर वो फाइनल जजमेंट देने के लिए, ठीक, या जिसमें अपील की गई है, जिस जजमेंट की अपील डाल दी और अपील के बाद अब उसमें फाइनल जजमेंट आना है, तो फाइनल जजमेंट के द्वारा देने के लिए अगर कोई व्यक्ति है और उसको फाइनल जजमेंट देने के लिए एम्पावर किया गया है, तो वो भी यहाँ पे जज आएगा, जज की ही मतलब डेफिनेशन में आ जाएगा। और नेक्स्ट, जो उन व्यक्तियों में से एक हो जिसको ऐसा जजमेंट देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो सिंपली यही है कि यहाँ पर अभी हमने जब कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जज और बॉडी ऑफ जजेस तो आते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में, ठीक। तो यहाँ पर लॉ के द्वारा जिस व्यक्ति को जजमेंट देने के लिए एम्पावर किया गया हो उसी को हम मानेंगे यहाँ पर वो जज है, या फिर जिसको एक न्यायाधीश के रूप में डेजिग्नेट किया गया हो। तो सिंपली यहाँ पर यही बताया गया है। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 17 जो बताता है लाइफ, जीवन किसे कहेंगे। तो यहाँ पे किसी मानव के जीवन का प्रतीक है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ। तो यहाँ पे जिस लाइफ की बात हो रही है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात हो रही है, किसी मानव के जीवन की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्लॉज 18 जो बताता है लोकल लॉ के बारे में। लोकल लॉ से यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होता है, एक ऐसा लॉ किसी स्पेसिफिक जगह को लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए यूपी में रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, एमपी का रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो वे जो लोकल लॉ बनाए गए हैं वे स्पेशली उस स्टेट के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे यूपी के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया तो वो यूपी में ही लागू होगा, एमपी के लिए बनाया तो वो एमपी में ही लागू होगा। तो उस खास भाग के लिए जो बनाए गए हैं इंडिया के लिए उसको हम कहेंगे लोकल लॉ। नेक्स्ट है 219 यानी कि क्लॉज नंबर 19, मेल यानी कि मैन को परिभाषित करता है, यानी कि पुरुष को। तो किसी भी आयु का, है ना, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, यहाँ पे किसी भी एज की पुरुष की बात हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 20, क्लॉज नंबर 20, महीने और वर्ष, मंथ एंड ईयर। महीने और वर्ष की गणना यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग की जाएगी, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट आता है 21, क्लॉज नंबर 21 क्या बता रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी इसमें बताया गया है कि इसके सिवाय हर तरह की प्रॉपर्टी, किसको छोड़कर, किस चीज़ को छोड़ दिया ये ध्यान रखना है। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी मूवेबल प्रॉपर्टी की, बस ये बता दिया कि इन चीज़ों को छोड़कर सब तरह की जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब वो चीज़ें क्या हैं जिसको हमें एक्सेप्शन में डालना है, लैंड यानी कि भूमि, ज़मीन, उसके बाद भूबद्ध चीज़ें, ठीक, जो ज़मीन से कैसी हो, अटैच हो, वो चीज़ें है ना, उससे अटैच हो, अर्थ से अटैच हो, जैसे कि पेड़ वगैरह हो गए, या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, यानी कि जो परमानेंटली फिक्स हैं, अर्थ में जो फिक्स हैं, जैसे कि दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, अकॉर्डिंग इस क्लॉज के अकॉर्डिंग।
ठीक, तो जो क्लॉज 21 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रहा है, बट इतना बता रहा है कि बस इन 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है वचन यानी कि नंबर। एक वचन शब्द के लिए बहुवचन समझा जाएगा और बहुवचन शब्द में एक वचन आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पर भी मैन लिखा है, MEN मैन, इसका मतलब क्या है? एक से ज़्यादा आदमी, तो उसमें मैन भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे MEN मैन लिखा है जिसका मतलब एक से ज़्यादा आदमी होते हैं, तो उसमें MEN मैन भी शामिल है, यानी कि एक आदमी भी उसमें शामिल है। तो जो एक सिंगुलर है यानी कि जो एक वचन है उसमें बहुवचन भी है, और जो बहुवचन है उसमें एक वचन भी है। ठीक, तो उसमें प्लूरल या बहुवचन शब्द मैन भी शामिल है। जैसे मान लो अगर कहीं पे खाली मैन लिखा हो MEN मैन, तो उसमें MEN मैन भी शामिल है। बस इतना ही यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आ जाता है क्लॉज नंबर 23 जो शपथ यानी ओथ को डिफाइन करता है। शपथ यानी ओथ का मतलब होता है कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन, कोई भी ऐसी घोषणा जो किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने की जाए या कोर्ट में की जाए या सबूत के लिए, मतलब कोई सबूत आपको पेश करना है उसके उपयोग के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शपथ वही होगी जो किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने की जाती है। ठीक, उसमें जजेस आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, ये सब भी तो पब्लिक ऑफिसर ही होते हैं। तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर के सामने जो हम घोषणा करते हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी शपथ के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 24। अब ये थोड़ा सा जो है स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और इनमें अलग अलग जो ये क्लॉज हैं इनको हमें समझना है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। वैसे इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, बट हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि जो उपखंड क है और ख है, यानी कि जो सब क्लॉज ए है और जो सब क्लॉज बी है, उसमें जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, उनके सिवाय यानी कि उनको छोड़कर अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट समझेंगे हम इजी वे में। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 है, और ये जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी आपको स्क्रीन पे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें अपराध शब्द की जो अपराध वर्ड यूज़ हुआ है इन सारे सेक्शंस में और इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, इस संहिता का मतलब BNS या किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ में दंडनीय कोई बात आती है। तो साधारण शब्द में इस खंड का मतलब ये है कि ये जो ऊपर चैप्टर और जो सेक्शन दिए गए हैं उसमें जहाँ भी अपराध शब्द आता है, जहाँ भी क्राइम या ऑफेंस शब्द आता है, वहाँ उसका मतलब वही होगा जो किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में पनिशेबल बताया गया हो, चाहे उसका दंड क्यों ना लिखा हो। ठीक, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका सब क्लॉज बी, इसमें बताया गया है कि जितने भी सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अपराध का मतलब वही होगा जो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में पनिशेबल एक्ट है, या ऐसे कानून में यानी उन स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में 6 महीने का या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, चाहे उसमें जुर्माना हो या ना हो। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बातें कही गई हैं, इसमें जो ये सारे सेक्शंस दिए गए हैं, इनमें अपराध शब्द का मतलब वही होगा जिसे स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में दंडनीय बनाया गया हो और जिसमें पनिशमेंट जो है वो 6 महीने की हो या उससे ज़्यादा की हो, चाहे उसमें जुर्माना हो या ना हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी डेफिनेशन आपको दिख रही है, बट यहाँ पे सिर्फ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की बात हुई है। ठीक, तो हर वो चीज़ इसके अकॉर्डिंग जो BNS में पनिशेबल है वो अपराध है। ठीक, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्पेशली यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में किया गया है। ठीक, क्योंकि अलग अलग देखो बहुत सारे ऐसे स्पेशल लॉ भी होते हैं, लोकल लॉ भी होते हैं जिनमें क्राइम की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये सेक्शंस कभी पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ऐसे स्पेशली तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 25 जो बताता है ओमिशन या लोप के बारे में। जैसे हमने एक्ट को समझा कि एक्ट में सिर्फ एक सिंगल एक्ट ही नहीं बल्कि सीरीज़ ऑफ एक्ट भी आता है, ठीक उसी तरह से जो ओमिशन की यहाँ पे बात हुई है इसमें बताया गया है लोपों की किसी आवली का इस तरह घोतक है जिस तरह से एक लोप का, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ओमिशन को करता है तो ओमिशन में केवल एक सिंगल ओमिशन ही नहीं आएगा बल्कि उसके साथ साथ सीरीज़ ऑफ ओमिशन भी आ जाएगा। यानी लोप के साथ केवल एक लोप ही नहीं बल्कि लोप की पूरी सीरीज़ आ जाएगी। अब लोप का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब तो होता है कुछ करना, लोप का मतलब होता है कुछ ना करना। तो वही यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन किया गया है।
इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 26 जो व्यक्ति या पर्सन को डिफाइन करता है। बीएनएस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्सन में 3 चीज़ें आती हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉरपोरेशन यानी संगम हो, या कोई भी व्यक्ति निकाय यानी लोगों का एक निकाय, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो या ना हो। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे व्यक्ति में शामिल की गई हैं। इसके बाद आता है लोक यानी कि पब्लिक। पब्लिक में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी वर्ग या फिर कोई भी समुदाय या कम्युनिटी। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 28 जो बताता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यानी लोक सेवक में क्या क्या शामिल है। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि लोक सेवक में कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हर गैजेटेड ऑफिसर है, इनका हर गैजेटेड ऑफिसर जो है वो आपका पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इसके बाद यहाँ पर हर जज, जो भी जज हैं, जो भी न्यायाधीश हैं, वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। तीसरा है कोई समापक है, रिसीवर है या कमिश्नर है, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। असेसर या कोई पंचायत का मेंबर है, वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। हर मध्यस्थ यानी जो आर्बिट्रेटर होते हैं या अन्य व्यक्ति हैं, वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए जो सशक्त है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। सरकार का हर ऑफिसर, सरकार का जो हर अधिकारी है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। 8th है जो सरकार की तरफ से किसी प्रॉपर्टी को ग्रहण करता है, कोई सर्वेक्षण या संविदा करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, या हर ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी भी विलेज में, किसी भी नगर में, सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट जिले में किसी भी पंथ निरपेक्ष प्रॉपर्टी को ग्रहण करे, उसका सर्वेक्षण वगैरह करे, या वोटर लिस्ट तैयार करने वाला या उसे प्रकाशित करने के लिए जो व्यक्ति एम्पावर है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और 11वां है हर वो व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, यानी जो सरकार की सर्विस में है, सरकार से सैलरी वगैरह लेता है, सरकार से फीस कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, या किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है, सरकारी कंपनी में सर्विस करता है या वहाँ से वेतन लेता है, सैलरी लेता है। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आपको ध्यान रखनी है। ये इसमें पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट दी हुई है क्लॉज नंबर 28 में। इसके बाद आता है यहाँ पर सबसेक्शन नहीं, क्लॉज नंबर 29। ये बताता है रीज़न टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब वो उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक आदमी है, ए एक आदमी जिसकी शादी हुई है बी से, ए की शादी हुई बी से, और ए जो है वो सी नामक लेडी से शादी करना चाहता है। किससे करना चाहता है? सी से। और वो सी से शादी भी कर लेता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए के पास ये रीज़न टू बिलीव है, ए के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसे बाइगेमी के लिए पनिश किया जा सकता है। ए को अब इस बात का विश्वास है ना कि मैंने पहले बी से शादी की, उसके बाद मैंने सी से शादी कर ली। तो किसके पास हुआ रीज़न टू बिलीव? ए के पास। ए को पास ये विश्वास करने का कारण है कि जब मैंने ऐसा एक्ट कर दिया जिसके लिए मुझे द्विविवाह विवाह के लिए, मुझे बाइगेमी के लिए पनिश किया जा सकता है, तो रीज़न टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण हम कह सकते हैं कि जब किसी पर्सन के पास वजह होती है ना, वजह होती है इस बात को जानने की कि मैंने ऐसा एक्ट कर दिया जिसके लिए मुझे पनिश किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो कि ए के पास एक वजह है, एक कॉज है, एक कारण है कि उसे बाइगेमी यानी द्विविवाह विवाह के लिए पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसे बोलेंगे हम रीज़न टू बिलीव। और यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब उस बात पर विश्वास करने का उसके पास सफिशिएंट रीज़न होता है तो उसे बोला जाता है कि उसे विश्वास करने का कारण है। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 30। ये हमें बताता है स्पेशल लॉ यानी कि विशेष विधि के बारे में। अभी ऊपर हमने पढ़ा था लोकल लॉ के बारे में। लोकल लॉ में हमने देखा था कि एक ऐसा लॉ जो इंडिया में किसी स्पेसिफिक जगह के लिए बनाया गया हो, है ना, किसी विशिष्ट भाग के लिए बनाया गया हो। लेकिन लोकल लॉ से अलग होता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ का मतलब जो किसी विशिष्ट विषय के लिए बनाया गया हो। स्पेशल लॉ में क्या क्या आ जाएगा? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पोक्सो एक्ट है ना, पोक्सो एक्ट है, किसी स्पेसिफिक एक अलग से सब्जेक्ट पे बनाया गया है। या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला है, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, इस तरीके से। SC/ST एक्ट है ना, NI एक्ट है। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आपके स्पेशल लॉ में आ जाएंगे, जो किसी खास विषय के लिए बनाए गए हैं, है ना। ऐसे कई सारे लॉ हो सकते हैं, तो यहाँ पे बस स्पेशल लॉ में यही बताया गया है। इसके बाद है क्लॉज नंबर 31 जो हमें बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। मूल्यवान प्रतिभूति में क्या आ जाएगा?
किसको आप बोलोगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। हालांकि होता है ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है, बट ये वैल्यूएबल होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जिसमें कोई भी कानूनी अधिकार, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे कोई भी, अगर कोई आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप किसी कानूनी अधिकार को, किसी लीगल राइट को क्रिएट कर रहे हो, उसको विस्तृत कर रहे हो, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी व्यक्ति को कोई लीगल राइट दे रहे हो, है ना, कोई भी मतलब कानूनी अधिकार आपके पास ऐसा है, या उससे कोई निर्बंधित किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो या उसको छोड़ रहे हो, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वो किसी कानूनी दायित्व से, किसी लीगल लाइबिलिटी से में बंधा हुआ है या कोई लीगल राइट उसके पास नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगी। अब इसको हम सिंपल एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे कि सेल डीड है, बिक्री विलेख है ना, तो ये सब क्या आएगी, एक आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगी। जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको डिफाइन करके बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ होता है जिससे किसी कानूनी अधिकार को बनाया जाता है, ठीक, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है या उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको निर्बंधित किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, है ना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वर्ड पे फोकस करो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो, और डॉक्यूमेंट भी कैसा, लीगल डॉक्यूमेंट, और वो भी आपने क्यों बनाया, किसी लीगल राइट को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएंगी। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 32 जो जलयान या वेसल को डिफाइन करता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मानव यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग को या प्रॉपर्टी को जल के रास्ते, पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम वेसल या जलयान कहेंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद बताया गया है क्लॉज नंबर 33 जिसमें दिया गया है स्वेच्छा या वॉलंटरीली की डेफिनेशन। इसका सिंपल मीनिंग होता है कोई भी एक्ट अपनी मर्जी से करना, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब वह व्यक्ति कोई भी एक्ट उन साधनों से करता है जिनके द्वारा उसका करने का इंटेंशन था, मतलब जो मीन्स वो इस्तेमाल में ला रहा है किसी एक्ट को करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने का उसकी इंटेंशन थी, या उनको काम में लाते समय वो जानता था, उसको नॉलेज थी और उसके पास रीज़न टू बिलीव था, विश्वास करने का कारण था कि उनसे उसका होना संभाव्य है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिन मीन्स को वो इस्तेमाल कर रहा है, जिन साधनों को वो काम में ला रहा है, उनके बारे में उसे नॉलेज भी है, रीज़न टू बिलीव भी है और उसकी इंटेंशन भी है। तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर कि उन साधनों को जब वो काम में लाएगा तो उसका काम हो जाएगा, वो एक्ट पूरी तरीके से हो जाएगा, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी एक्ट को कर रहा है तो हम उसे स्वेच्छा कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इसी में एक दृष्टांत दिया गया है, जब हम इस क्लॉज को पढ़ेंगे, जब आप बेयर एक्ट में देखते हो तो इसमें बताया गया है कि ए एक व्यक्ति लूट को आसान बनाने के लिए, लूट को सुकर बनाने के लिए एक बहुत बड़े नगर में एक बसे हुए घर में आग लगा देता है, और उसमें क्या होता है कि उस आग के लगने से एक व्यक्ति जलकर मर जाता है। यहाँ पे जो ए की इंटेंशन थी वो डेथ कॉज करने की भले ही ना रही हो, जो ए का इंटेंशन था वो भले ही उस व्यक्ति को मारने की ना रहा हो, लेकिन उसके काम से डेथ कॉज हो गई, उस व्यक्ति की जलकर मृत्यु हो गई। और अगर मान लो यहाँ पे ए ये जानता था, उसको नॉलेज थी और उसे ये संभावना भी थी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके एक्ट से किसी की मौत भी हो सकती है, कोई मर भी सकता है, तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि उसने वो एक्ट जो है वो स्वेच्छा किया है, अपनी मर्जी से किया है। तो सिंपली आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वेच्छा का मतलब क्या है। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 34 जो बताता है विल या वसीयत के बारे में, जिसमें बताया गया है कि वसीयत जो है वो किसी भी वसीयती दस्तावेज़ का प्रतीक है, यानी कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आपका वसीयत की डेफिनेशन में आएगा। क्लॉज नंबर 35 महिला यानी वुमन को डिफाइन करता है, जो कहता है किसी भी उम्र की, किसी भी एज की मानव नारी का प्रतीक। जिस तरीके से अभी हमने ऊपर पुरुष के बारे में पढ़ा था कि पुरुष में किसी भी एज का, यहाँ पे कोई फिक्स एज नहीं बताई गई है, किसी भी उम्र का पुरुष, इसी तरीके से किसी भी उम्र की मानव नारी का प्रतीक। इसके बाद आता है क्लॉज 36 और क्लॉज नंबर 37। 36 रॉन्गफुल गेन को डिफाइन करता है और 37 रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन करता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब है विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा, यानी इलीगल मीन्स के द्वारा, इलीगल साधनों के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी से कोई व्यक्ति फ़ायदा लेता है जिसका वो कानूनी तरीके से, वैध रूप से हकदार नहीं है फ़ायदा उठाने का, उसे तो कहेंगे हम इसने रॉन्गफुल गेन कर लिया है, इसने गलत तरीके से फ़ायदा उठा लिया है। इसी तरीके से रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है विधि विरुद्ध साधन,
यानी कि जो लीगली साधन नहीं है, जो इलीगल मीन्स हैं, उनके द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। यानी जिसने उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर हानि उठाई, लॉस उठाई, वो उस प्रॉपर्टी का असली हकदार था, तो उसे कहेंगे कि इसको गलत तरीके से हानि पहुंचाई गई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लो ए ने नकली नोट बी को देकर उससे 5 किलो चीनी खरीद ली, तो ए ने यहाँ पर रॉन्गफुल गेन के लिए यहाँ पर ए हकदार नहीं था। ठीक, ए ने क्या किया, नकली नोट बी को दिया और 5 किलो की चीनी खरीद ली, तो नकली नोट किसने दिया, ए ने दिया। तो यहाँ पर रॉन्गफुल गेन किसको हुआ, सदोष फायदा किसने उठाया, ए ने उठाया। नोट नकली किसको दिया, बी को दिया, तो बी का क्या हुआ, बी को क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर हम क्लॉज 37 की बात करें, रॉन्गफुल गेन की, लॉस की सॉरी, तो जिसमें अगर इसी एग्जाम्पल में हम समझे कि बी को जो नकली नोट दिया गया है, बी को जो लॉस हुआ है, वो भी तो उस लॉस उठाने का हकदार नहीं था, वो भी तो एंटाइटल नहीं था, तो बी को यहाँ पे सदोष हानि उठानी पड़ी जिसका बी हकदार नहीं था। तो दोनों ही जो क्लॉजेज हैं वो हमने एक ही एग्जाम्पल से समझ लिए। ठीक, तो यही होता है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 38, जो बताता है कि सदोष लाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति सदोष लाभ उठाता है तब कहा जाता है जब वो उस व्यक्ति को, वो जो व्यक्ति है वो उस प्रॉपर्टी को सदोष रखे रखता है, मतलब अपने पास उसको रखे रखता है, उसका उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं है, फिर भी वो उसको रखे है, और उस वस्तु को सदोष अर्जित करता है, उसको अपने पास गलत तरीके से जमा कर रहा है, अर्जित कर रहा है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति गलत हानि उठाता है, रॉन्गफुल लॉस उठा रहा है, तब कहा जाएगा जब उस प्रॉपर्टी को से सदोष अलग रखा जा रहा है, प्रॉपर्टी उसकी है फिर भी उसे अलग रखा जा रहा है और उसको सदोष वंचित किया जाता है। तो बस यहाँ पर यही बात है, बहुत ही सिंपली यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 39। अब क्लॉज नंबर 39 क्या कह रहा है, ये भी हमारे लिए समझने वाली चीज़ है। इसमें बताया गया है कि जो भी वर्ड बीएनएस में डिफाइन नहीं है, जो भी शब्द बीएनएस में परिभाषित नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट 2000 और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उस एक्ट में और उस संहिता में दिए गए हैं। यानी जो आईटी एक्ट में उनका मीनिंग दिया गया है या जो मीनिंग उनका बीएनएसएस में दिया गया है, उनका वही मतलब समझा जाएगा जो अगर बीएनएस में डिफाइन नहीं है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन नंबर 3, और हमें बताता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सेक्शन नंबर 3 साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि इस संहिता में यानी कि बीएनएस में अपराध की जो हर डेफिनेशन है, हर जो भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है, दांडिक उपबंध है, या हर ऐसी परिभाषा दांडिक उपबंध का जो भी इलस्ट्रेशन है, जो भी आपका जनरल जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उन अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों का ऐसी परिभाषा, ऐसी दांडिक उपबंध या दृष्टांत में ना दोहराया गया हो। कहने का मतलब यह है कि हर जगह जनरल एक्सेप्शंस के साथ हमें पढ़ना है और ऑफेंस की डेफिनेशन, चाहे पीनल प्रोविज़न हो चाहे इलस्ट्रेशन हो, उनको। तो जनरल एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके बीएनएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं तो उनके साथ ही हमें हर डेफिनेशन को, हर आपका दांडिक उपबंध को, हर इलस्ट्रेशन को उनके साथ पढ़ना है। ठीक, ऐसा नहीं है अगर कहीं पे कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं दिया गया है तो वहाँ पे जनरल एक्सेप्शन नहीं समझा जाएगा, उनके साथ साथ ही हमें पढ़ना है, बजाय उन्हें ऐसी डेफिनेशन, ऐसे दांडिक उपबंध, ऐसे इलस्ट्रेशन में ना दोहराया गया हो। नेक्स्ट है हर पद, यानी कि जो भी वर्ड यूज़ हुआ है, जो भी वर्ड है जिसे इस संहिता में स्पष्ट किया गया है, जिसको इस बीएनएस में स्पष्ट किया गया है, उसके बारे में ये समझा जाएगा कि उसे इस बीएनएस में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही यूज़ किया गया है। ठीक, यानी कि अगर बीएनएस में चोरी शब्द है ना, चोरी शब्द है, कहीं पर चोरी शब्द लिखा है, तो डकैती में डकैती शब्द लिखा है, तो लूट और डकैती में भी उसका वही मतलब होगा जो चोरी की डेफिनेशन में। अगर एक बार कोई चीज़ डिफाइन कर दी तो हर जगह पर उसका वही मतलब होगा जहाँ पे भी चोरी शब्द आएगा। नेक्स्ट है जब कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति की पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब इसमें वही समझा जाएगा कि वो उस व्यक्ति के कब्जे में है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो चाहे वो
उसकी पत्नी के पास हो, चाहे उसके क्लर्क के पास हो, चाहे उसके सेवक के पास हो, उसके सर्वेंट के पास हो, तो यही समझा जाएगा बीएनएस में कि वो उसी व्यक्ति के कब्जे में है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी सेवक को, कोई सर्वेंट है, वो अस्थायी रूप से या किसी खास मौके पर उसको नौकर के तौर पर बुला लिया गया है, तो वो भी इसमें ही शामिल होंगे। परमानेंट आपने किसी को नौकर रखा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी खास अवसर के लिए किसी को क्लर्क के रूप में नियोजित कर लिया या किसी को नौकर के रूप में नियोजित कर लिया, तो वो भी यहाँ पे लिपिक और सेवक के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है सब सेक्शन 4। ये कहता है इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। इसका मतलब क्या है कि एक्ट में इलीगल ओमिशन भी शामिल है। ठीक, अगर कहीं पे एक्ट के लिए कोई डायरेक्शन दिया गया है, कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो इसका मतलब उसमें इलीगल ओमिशन भी शामिल है, अगर अवैध रूप से लोप भी शामिल है। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन 5, जो बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। पहले इसके लिए आईपीसी में अलग से सेक्शन होता था 34। ठीक, उसमें हम सामान्य आशय के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको सब सेक्शन में डाल दिया गया है सेक्शन नंबर 3 के। तो सब सेक्शन 5 में इसको डाल दिया गया है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि जब कोई आपराधिक कार्य, कोई भी क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस एक्ट के लिए उसी तरीके से लायबल है मानो वो कार्य अकेले उसी ने किया हो। कहने का मतलब यह है कि कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, कॉमन इंटेंशन को में किया गया हो, सबकी कॉमन इंटेंशन हो, समान आशय हो, और उसके बाद उस एक्ट के लिए वो व्यक्ति उसी तरीके से लायबल होगा मानो उसने वो एक्ट अकेले किया हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों मिलकर चोरी का प्लान बनाते हैं और काम आपस में बांट लेते हैं कि ए क्या करेगा, बी क्या करेगा और सी क्या करेगा इस चोरी को कामयाब करने के लिए। तो यहाँ पे उन सबकी क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी, सबको एक ही काम करना था। ठीक, भले ही काम अलग अलग बटा हो। अब क्योंकि उनका जो प्लान था वो चोरी का था और वो आपस में उन्होंने शेयर भी किया, है ना, कौन क्या करेगा। और भले ही वो प्लान जो है, जो उन्होंने योजना बनाई थी, वो पहले से ना बनाया गया हो, लेकिन एक्ट को करने से पहले उनके माइंड में जो बातें थी वो तो सेम थी ना, माइंड का उनके मिलन तो हुआ, है ना, वो एक ही तो एक्ट करना चाह रहे थे, तो इसे बोलेंगे कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पे ए भी लायबल है, बी भी लायबल है और सी भी लायबल है। भले ही तीनों ने अलग अलग एक्ट किए हों, लेकिन तीनों इस तरीके से जिम्मेदार होंगे मानो वो एक्ट अकेले ए ने किया हो, अकेले बी ने किया हो या अकेले सी ने किया हो। यही कहना चाह रहा है कॉमन इंटेंशन का सब सेक्शन 5। अब आते हैं सब सेक्शन 6 पे। ये कह रहा है कि जब कोई एक्ट जो क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया गया हो और इस नॉलेज के साथ करने के कारण वो क्रिमिनल हो, आपराधिक हो, तो कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। व्यक्ति कितने हैं, कई हैं। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति ऐसी नॉलेज और ऐसे इंटेंशन से उस कार्य में शामिल होता है, तो वो उसी तरीके से लायबल है मानो वो कार्य उसने उस ज्ञान और आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, चोरी करने जा रहे हैं, ए बी। अब सी भी उन्हीं के बीच में ज्वाइन हो जाता है, सी भी उनमें शामिल हो जाता है, कहता है कि चलो तुम 2 तो चोरी करने जा ही रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करने चलता हूँ। उसकी भी वही क्रिमिनल इंटेंशन है, वही उसे नॉलेज है कि ये चोरी करने जा रहे हैं, उनके साथ ही मिल जाता है वो भी। तो जिस समय सी ने उन्हें ज्वाइन किया, वो भी सब सेक्शन 6 में लायबल हो गया और वो भी अकेला जिम्मेदार होगा यहाँ पे उस चोरी के लिए। बस यही यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद आता है सब सेक्शन 7। कहता है जहाँ कहीं भी किसी कार्य द्वारा, किसी लोभ के द्वारा किसी परिणाम का करना या उस कार्य का प्रयत्न करना अपराध है, तो वहाँ ये समझा जाएगा कि उस रिजल्ट का, उस परिणाम का आंशिक कार्य द्वारा, आंशिक लोभ द्वारा किया जाना वही अपराध है। यानी कोई काम किया आपने, कोई ऑफेंस किया, कोई अपराध किया, आधा एक एक्ट से किया, आधा किया आपने ओमिशन से। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो ए है, ए क्या करता है, वाई को खाना नहीं देता खाने के लिए, ओमिशन किया। उसकी ड्यूटी थी कि वाई को खाना दे, बट उसने ओमिशन किया, उसने वाई को खाना नहीं दिया। और क्या करता है, उसे पिटाई भी करता है, उसके साथ मारपीट करता है ना, एक्ट कर दिया मार पिटाई का, तो वाई की डेथ कॉज हो जाती है। तो यहाँ पर ए लाइबल होगा सब सेक्शन 7 में, क्योंकि उसने आधा काम तो किया उसे खाना ना देकर, ओमिशन करके, और आधा काम किया उसको पीट कर, एक्ट करके। तो एक्ट और ओमिशन दोनों से उसने कोई एक्ट किया है जो है उसकी डेथ कॉज कर दी, तो यहाँ पे वो भी सब सेक्शन में
यहाँ पे लाइबल हो जाएगा सबसेक्शन 7 में, क्योंकि उसने एक्ट भी किया और ओमिशन भी किया, आधा काम करके और आधा लोप करके, तो यहाँ पर वो लाइबल हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 8। क्या कहता है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी व्यक्ति के साथ शामिल होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध को करने में साक्ष्य सहयोग करता है, तो वो उस अपराध को करता है। यानी कि मान लो जब कई सारे एक्ट हैं, उनसे कोई अपराध किया जा रहा है, तो सिर्फ कोऑपरेट करने वाला ही लायबल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कोऑपरेट करेगा ना, जो सहयोग करेगा, वो भी यहाँ पे लायबल होगा। जैसे ए और बी दो लोग हैं, अलग अलग और अलग अलग टाइम पर वाई को थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइजन देते हैं वाई को। एक टाइम पे ए दे रहा है, एक टाइम पे बी दे रहा है, तो अलग अलग समय पे उसे थोड़ा थोड़ा जहर दे देते हैं और उसकी डेथ कॉज करने के लिए, मतलब मानते हैं ए और बी ये सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा थोड़ा वाई को जहर देंगे और उससे वाई जो है वो मर जाएगा, इसका मर्डर कर देंगे। अब ए और बी वाई की क्या करते हैं, इंटेंशन है उनके मन में वाई को मारने की, तो दोनों सहमत हो जाते हैं और उसको पॉइजन दे देते हैं। अब वाई क्या करता है, वाई जो है वो मर जाता है क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया। अब यहाँ पे ए और बी हत्या करने में क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जानबूझ के इंटेंशनली एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो उनमें से हर एक ऐसा एक्ट करता है जिससे डेथ कॉज हो जाए, तो दोनों उस अपराध के दोषी हैं। भले ही उनके काम अलग अलग टाइम पर थे, अलग अलग समय पे थे, लेकिन काम तो सेम था ना, और इंटेंशन भी सेम थी कि वाई को मारना है, इसका मर्डर करना है, पॉइजन से करना है। तो यहाँ पर वे लाइबल होंगे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की साजिश सहायता की है, जानबूझ के मदद की है। नेक्स्ट आता है जो सबसेक्शन 9 है, वो कह रहा है कि जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने को लगे हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराध के दोषी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, किसी क्रिमिनल एक्ट में शामिल हैं और एक से ज़्यादा क्राइम के दोषी हैं, तो वे जो हैं उन अपराधों के दोषी होंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सबसेक्शन है, ये बाद वाले जो सबसेक्शन है ये थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस भी यहीं से होते हैं। ठीक, सारे सबसेक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक हमें ये इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना है। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको सिर्फ एक लाइन से क्लियर नहीं हो पाएगी, तो इसका एक मैं एग्जाम्पल और आपको बता देती हूँ। जैसे ए है, ए जो है वो गंभीर प्रकोपन में, मतलब अचानक से उसको उकसाया गया, किसी ने उकसा दिया ए को और वो वाई पर अटैक कर देता है उकसाहट में। अब वाई क्या करता है, उसके द्वारा जो वाई ने उस पर जो मतलब वाई पर उसने अटैक किया, वो क्या था, कल्पेबल होमिसाइड था, कल्पेबल होमिसाइड था, मर्डर नहीं था, क्योंकि उसे उकसाया गया, जो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, अब बी जो वाई से पहले ही क्या रखता है, द्वेष रखता है। ए ने तो किसी ने भड़काया, इसलिए उसने वाई पर अटैक किया। बी ने इसलिए अटैक किया वाई पर क्योंकि बी पहले से ही अपने मन में उसके खिलाफ थोड़ा सा वैमनस्य रखता है, मतलब थोड़ा सा वो जलता था पहले ही वाई से। अब वो भी अटैक करता है, तो दोनों की देखो इंटेंशन जो है वो कैसी है, मतलब उसको मारने की तो इंटेंशन है ना, लेकिन ए ने जो किया वो किस इरादे से किया, किसी के उकसाने में, और बी ने किस लिए किया, क्योंकि वो पहले से ही उससे जलता था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ने क्या किया, वाई की डेथ कॉज की है। तो बी जो है वो किसका हुआ दोषी, मर्डर का, और ए किसका होगा, कल्पेबल होमिसाइड का। तो जिस इंटेंशन से जिसने कोई काम किया वो उसी के आधार पर दोषी होगा। तो सिंपली यहाँ पर इस सबसेक्शन में ये कहा गया है। एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने समझा है BNS के सेक्शन नंबर 1 से लेके 3 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख लेना, समझ लेना। ठीक, और अगर आप साथ में अपना बेयर एक्ट रख के पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं BNS की अगले सेक्शंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।